नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद ताल्लुक में। मैं रवि तिवारी करंट अफेयर्स की रट लो श्रृंखला के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको इतना नहीं सोचेंगे, बल्कि अच्छे प्रश्नों के साथ मैं जल्दी ही जल्दी आपसे मिलता रहूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोरोना से ही है। हाल ही में किस शहर में स्थित स्वास्थ्य क्षेत्र की एक निजी कंपनी माईलैब को कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्टिंग किट बनाने की मंजूरी दी गई? आपसे पूछा गया है शहर का नाम। 4 ऑप्शन है, दिल्ली, जयपुर, पुणे और लखनऊ। तो इसका सही उत्तर होगा पुणे। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनको आप लोग अगर पेन डाउन कर लेंगे तो सही है। माईलैब भारत का पहला स्थानीय स्वदेशी निर्माता है जिसे कोविड-19 के लिए टेस्टिंग की अनुमति दी गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय में टेस्टिंग बहुत जरूरी हो गई है इस संक्रमण काल में। तो माईलैब पहला स्वदेशी निर्माता है जिसको इसकी टेस्टिंग की अनुमति दी गई है, और इसका सही उत्तर क्या होगा? पुणे। यह संपूर्ण रूप से WHO द्वारा बताई गई गाइडलाइंस के दायरे में रहकर ही टेस्टिंग करेगा, और टेस्टिंग के जो रिजल्ट होंगे उनसे भारत सरकार और प्रदेश सरकार को क्या कराएगा? अवगत कराएगा। यह पुणे में स्थित है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? पुणे होगा। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं। किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से, आज मैंने कोरोना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हो सकते हैं, मैंने उन सभी प्रश्नों को यहां पे लिया हुआ है। तो सारे प्रश्न तो कोरोना से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रश्न जो भी कोरोना से बन सकते हैं, क्योंकि इस बार के जो भी एग्जाम होंगे कोरोना से प्रश्न जरूर बनेंगे, उनको मैंने यहां पे समाहित किया हुआ है। किस राज्य ने कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया? टीम 11, देखिए हर राज्य की अपनी एक अलग तैयारी है। एक शब्दावली हर राज्य से मिलकर जुड़ी हुई है, आपको इन सभी शब्दावलियों को याद रखना है। बहुत सारी नई शब्दावलियां इस कोरोना महामारी के उस दौर में आई हैं। सभी शब्दावलियों के एक एक करके अर्थ आपके क्या होते हैं, क्योंकि अगले 2 वर्ष तक की परीक्षाओं में आपको इस सब कुछ काम आने वाला है। लिखा है, किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की स्थापना की है। सरकार ने कई विभागों को जोड़कर 11 कमेटियां बनाई हैं, मतलब कई विभागों के IAS ऑफिसर्स को लेकर उनके नेतृत्व में 11 कमेटियां बनाई हैं, जिसको टीम 11 कहा गया है। हर कमेटी को एक अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरोना से संबंधित किसी को सोशल वेलफेयर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसी को टेस्टिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसी को इक्विपमेंट्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसी को खाना आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संपूर्ण उसको क्रियान्वयन करने के लिए 11 टीमें बनाई हैं, जिसे टीम 11। ऐसे ही आपने आज देखा एक 5T फॉर्मूला भी आप आज के न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना से संबंधित 5T फॉर्मूला किस राज्य ने दिया? तो जो 5T फॉर्मूला है आपका, उसको सबसे पहले दिल्ली ने दिया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का ये फॉर्मूला है। 5T का आशय है टी 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 और टी, ये 5T का एक संबंध है। इस 5T का मतलब भी आप समझ लीजिए। पहले टी का मतलब है टेस्टिंग। दूसरे टी का मतलब है ट्रेसिंग। पहले टी का मतलब है टेस्टिंग, दूसरे टी का मतलब है ट्रेसिंग, तीसरे टी का मतलब है ट्रीटमेंट, चौथे टी का मतलब है टीम वर्क, और पांचवें टी का मतलब है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। तो ये 5T फॉर्मूला जो है ये दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया है, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा। तो ये टीम 11 भी आपको सहजता से याद रखना है, और 5T भी आपको सहजता से यहां पे याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पे बढ़ते हैं, जो हमारे यहां पे तीसरा प्रश्न है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किस योजना के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी दी है? आइए तो देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। लगभग 22,12,000 स्वास्थ्य कर्मी पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। इनको 50 लाख के बीमा से कवर किया गया है 90 दिन के लिए, है ना।
पहले तो सभी डॉक्टर्स को, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, सभी पुलिस वालों को और एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को मैं ग्रांड सैल्यूट करता हूं और हम सभी लोग उनको अपना सम्मान प्रेषित करते हैं, क्योंकि वो वहां पे खड़े हुए हैं, इसीलिए हम सुरक्षित हैं और अंदर हैं। तो आप सभी लोग भी इनके लिए एक मिनट सम्मान जरूर प्रेषित करिएगा अपने कमेंट्स के माध्यम से, जहां पे भी ये मिले इनको एक सम्मान प्रेषित करिए, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये ऐसे लोग हैं, इनके भी परिवार है। देखिए, पूरी दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप ही पूरी दुनिया होते हैं। इनके भी अपने परिवार हैं, लेकिन जान की बाजी लगाकर, जान जोखिम में डालकर सभी लोग लगे हुए हैं। हम सभी लोग इनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं और अपनी तरफ से इन लोगों को सम्मान प्रेषित करते हैं। तो ऐसे जो 22,12,000 स्वास्थ्यकर्मी हैं, इनको 50 लाख रुपए की बीमा से कवर किया गया है अगले 90 दिन के लिए। और किस योजना के तहत को किया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसको कवर किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन जो आपका होगा, क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? आइए, चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम ऐप शुरू किया? ये ऐप और पोर्टल है, प्रज्ञाम ऐप शुरू किया है ना। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। 4 ऑप्शन, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा आपका झारखंड। अब आप समझ लीजिए कि इस ऐप के द्वारा झारखंड ने किया क्या है। ये सब शब्दावली, जैसे आप जानते हैं कि एसेंशियल सर्विस के लिए हमें पास चाहिए, हम सब तो बाहर निकल नहीं सकते, हमें ई पास चाहिए। तो आप ऑनलाइन ई पास के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और अपने कागज ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं। तो समय की बचत होगी, सुरक्षा भी रहेगी, आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। और गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट इसी ऐप के थ्रू आपको ई पास जारी कर देगी। तो ई पास के लिए एक प्रक्रिया है जहां पर व्यक्ति भी अपने कागजों को अपलोड कर सकता है, जो जरूरत के कागज हैं गवर्नमेंट को देखने के लिए, और गवर्नमेंट भी उसका ई पास ऑनलाइन ही अपलोड कर सकती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बताइए? ए होगा यहां पर झारखंड राज्य। आइए 5वें प्रश्न की तरफ यहां पे हम लोग बढ़ते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर 8.4% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? देखिए, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि आरबीआई ने बहुत सारी जो है नई चीजों की घोषणा की थी। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता ऐसा खाता था कि जिस पर सबसे ज्यादा ब्याज मिलता था, लेकिन नई दरों में जितनी भी ये ब्याज वाली जो सेवाएं थी, ये ब्याज वाले जो खाते थे, सार्वजनिक खाते, उन सबके ब्याज में कटौती की गई है। क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जाता रहा और आगे भी पूछा जाता रहेगा, तो यहां पर इसका जो उत्तर होगा वो सही, वो 6 होगा। अब ये 8.4 से घटाकर ये 7.6% कर दिया गया है। तो 7.6% इसकी दर है और आपका सही उत्तर इस पर क्या होगा बताइए? डी उत्तर आपका सही होगा। आइए 6वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेंट सेंटर कॉन्टेक्ट का शुभारंभ किया? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, वेंकैया नायडू। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। अब समझ लीजिए है क्या, जैसे एक जगह योग्य डॉक्टर है ना, और हमें उस जगह बहुत सारे योग्य डॉक्टरों की जरूरत है, तो इस परिस्थिति में कोई आवागमन तो कर नहीं सकता, ट्रेवल तो अलाउ नहीं है। तो एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ही स्थान पर वास्तविक और निश्चित समय में, जिस समय आप चाहें, पूरे देश और विदेश के डॉक्टरों को इकट्ठा जोड़ा जा सकता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुत सारे डॉक्टर को एक साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसको प्रारंभ किया गया और इसको क्या कहा गया बताइए? कॉन्टेक्ट टेली कंसल्टेंट सेंटर। और ये कहां पे बताइए? डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसका शुभारंभ किया गया दिल्ली में। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। देश भर के मरीजों को नई दिल्ली से, जो जरूरी डॉक्टरों को नई दिल्ली से जोड़ देगा, जिस समय चाहे उस समय, जिससे स्वास्थ्य सुविधा और बेहतर हो सके और हम अपने लोगों का और बेहतरीन तरीके से सर्व कर सके, उनको बचा सके और उनको स्वस्थ कर सके। तो इसका सही उत्तर क्या है बताओ? ए। आइए वर्ष 2020 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया गया? हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष अर्थ आवर मनाया जाता है और आपसे पूछा गया है कि इस बार का अर्थ आवर कब मनाया गया। तो अर्थ आवर 28 मार्च को बनाया गया है ना, 8:30 बजे रात से 9:30 बजे रात तक 1 घंटे
सभी लोगों को अपनी लाइट बंद करनी थी। 28 मार्च को ये मनाया गया अर्थ आवर, और प्रत्येक वर्ष से मनाया जाता है। क्लियर। यह देखिए WWF द्वारा बनाया जाता है। WWF का यहाँ पे आशा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कौन इसको आयोजित करता है? WWF। और देखिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका पूरा नाम है, और इसके बारे में जानकारी है। इसका उद्देश्य क्या है? ऊर्जा की खपत को कम करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना। ऊर्जा की खपत को कम करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। विश्वास मानिए आज आप लोगों से रूबरू होने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, और लग रहा है कि जीवन का एक हिस्सा जो नहीं था आज आपसे रूबरू होने के बाद पूरा है। मैं आपको एक चीज वादा दिलाता हूं, मेरा पूरा जीवन आप सभी लोगों के लिए है, और मेरा पूरा जीवन आप सभी लोगों को ही समर्पित रहेगा, ऐसा मेरा आपसे वादा है। कभी भी आपको कहीं भी मेरी जरूरत हो आप मुझसे कह सकते हैं। मेरा पूरा जीवन है ही इसलिए कि मैं आपको समर्पित किया हुआ हूं। एक और मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा आपसे कहूंगा, इसके बाद मैं श्रृंखला को कंटिन्यू करता हूं। हम सभी लोग इस माध्यम के अलावा कहीं जुड़े नहीं हैं। मेरा आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है, आप मुझे फेसबुक पर सभी लोग फॉलो करें, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि फेसबुक पर मैं आपको और महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकता हूं। फेसबुक पर मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। फेसबुक पे हम लोग और जुड़ सकते हैं, और एक स्नेह प्रेम का जो आदान प्रदान होता है वो फेसबुक पे हो सकता है, और बहुत सारी पढ़ने लिखने की सामग्री भी आपको मैं फेसबुक पर प्रेषित कर सकता हूं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कैसे आप मेरे फेसबुक से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मेरे नाम से कई इधर उधर आईडी भी लोग बनाए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि देखिए ये मेरी आईडी है जहां पे आपको फेसबुक से मुझे जुड़ना है। देखिए ये आप रवि पी तिवारी सर्च करेंगे तो आपको ये फोटो दिख रही है, ये मेरी आईडी है। यहां पर आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट की सीमा को पार कर चुका हूं, मैं अपनी मित्रता सूची की सीमा को भी पार कर चुका हूं। तो आप फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेजें, लेकिन आप मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं आप सबकी फ्रेंड रिक्वेस्ट अब एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक स्नेह और एक प्रेम के लिए आपका मुझसे जुड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि इन विकट परिस्थितियों में आपकी बहुत चिंता होती है, और जब से आपसे रूबरू नहीं होता हूं जब तक, तो मजा नहीं आता। तो आप एक परिवार की तरह मुझसे जुड़िए, आप एक बड़े भाई छोटे भाई की तरह मुझसे जुड़िए, आप एक बड़े छोटी बहन की तरह मुझसे जुड़िए। जितने भी सदस्य मुझे देख रहे हैं आप सभी लोग मुझे फॉलो करिए, मैं विनम्र अनुरोध करता हूं। और वहां पर मैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां या आपके जीवन के कुछ प्रश्न मैं आपसे करूंगा, और ऐसी कभी परिस्थिति अगर आती है तो इन परिस्थितियों में हम लोग निश्चित रूप से उस माध्यम से एक दूसरे से रूबरू हो सकते हैं, एक दूसरे को हालचाल का आदान प्रदान हो सकते हैं। कई चीज़ों पे कमेंट हो जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें हो जाती हैं, वहाँ पे मैं लिखता भी रहता हूँ, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है, ये मेरी आईडी है, आप सभी लोग आप मुझको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझको फॉलो करें, ताकि एक मजबूत परिवार की तरह हम लोग वहाँ पे इकट्ठे हो सकें। तो ये मेरी फेसबुक आईडी है, आप जैसे ही रवि पी तिवारी सर्च करेंगे ये आईडी वहां पे आपको मिल जाएगी। बस आपको फॉलो करना है। जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो एक फॉलो का भी ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही मुझे फॉलो करते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस सीमा को पार कर चुका हूं। लेकिन जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो एक फॉलो का ऑप्शन भी आता है, आप मुझे तुरंत फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है कि जल्द ही जैसे ही वीडियो आएगा आप सभी लोग मुझे फॉलो कर लेंगे, अच्छा लगेगा। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने कार्य पर, जो हम कार्य कर रहे थे यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे एक प्रश्न था, तो इसका तो सही उत्तर क्या है, 28 मार्च हम लोग दे चुके हैं। अब 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया? तो ऑपरेशन नमस्ते भारतीय थल सेना का ऑपरेशन है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना का ऑपरेशन है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। क्लियर। आइए 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न पिछली बार 2 परीक्षाओं में पूछा गया था, आप लोग भी इसका उत्तर करें। तो 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया है ना। क्या किसके लिए? शांति और सौहार्द के लिए। शांति और सौहार्द, सौहार्द इसका विषय था, शांति और सौहार्द इसका विषय था। 27 मार्च को बनाया गया, और इस बार पाकिस्तान के प्रसिद्ध रंगमंच कर्मी शहीद नदीम जी ने इस बार संबोधन दिया। हर बार एक व्यक्ति का संबोधन होता है। शहीद नदीम जी जो पाकिस्तान के प्रसिद्ध रंगमंच कर्मी है, इस बार का संबोधन उनके द्वारा दिया गया।
10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2019 का 29वां जीडी बिरला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की? देखिए, जो जीडी बिरला पुरस्कार आपका होता है ये विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया जाता है। और इस बार का ये पुरस्कार जैविक भौतिकी के लिए दिया गया है। किसके लिए? जैविक भौतिकी के लिए दिया गया है। और किसको दिया गया है? प्रोफेसर रूप मलिक को दिया गया है। ये भी अपने उत्तर प्रदेश के ही हैं, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रूप मलिक जी को दिया गया है। और इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा बताइए? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2020 को मनाया गया। 2020 को मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? ठीक है, तो इसका मुख्य विषय था जलवायु एवं जल। जलवायु एवं जल इसका मुख्य विषय था। और इसका उद्देश्य जो था वो क्या था? देखिए, हाँ, WMO द्वारा इसको मनाया जाता है। WMO को हम क्या कहते हैं बताइए? विश्व मौसम संगठन WMO द्वारा इसे मनाया जाता है। क्लियर? इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को मौसम विज्ञान तथा इसमें हो रहे परिवर्तनों के प्रति जागरूक करना था। मौसम विज्ञान और इसमें हो रहे परिवर्तनों के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। हम सभी लोग जानते हैं इस समय नेचर अपने आप को हील कर रहा है। आगे भी अगर हम लोगों ने नेचर को नहीं माना या नेचर को हम लोगों ने पर्याप्त रिस्पेक्ट नहीं दी तो जो व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ऐसे कई सदमे हमें आगे लग सकते हैं और कई तरह की ऐसी परेशानियों का सामना हम आगे कर सकते हैं जो कोविड-19 और कोरोना के रूप में है। तो प्रकृति, रिस्पेक्ट नेचर, प्रकृति का पूरा सम्मान करते हुए हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है अपने अपने स्तर पर जितना हम कर सकें। आइए अगला प्रश्न जो आपका है 12वां। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020, अभी तक आप 2019 की पढ़ रहे थे लेकिन अब 2020 की रिपोर्ट आ चुकी है, के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो इस बार भारत का स्थान 144वां है। 144वां इस रिपोर्ट में भारत का स्थान है। पहला स्थान आपका फिनलैंड को मिला है और दूसरा स्थान डेनमार्क को मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किसका है तो फिनलैंड का स्थान आपका पहला है और डेनमार्क का स्थान आपका दूसरा है। दूसरा स्थान आपका डेनमार्क का है और इसका सही उत्तर होगा 144 बी। भारत का स्थान 144वां है। 13वां प्रश्न। हाल ही में किस कंपनी द्वारा महिलाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रम डिजी पाइवट भी इसको कहते हैं कि शुरुआत की गई? गूगल इंडिया, याहू, बिंग, डग पाइल। गूगल इंडिया द्वारा इसकी शुरुआत की गई। देखिए पहले तो समझ लीजिए कि है क्या, एक कार्यक्रम क्या है, इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, कौशल विकास कार्यक्रम है। क्लियर? महिलाओं के कैरियर को एक नया स्टार्टअप देने के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। महिलाओं के कैरियर को एक नया स्टार्टअप देने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और गूगल इंडिया द्वारा एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसमें एक पोर्टल भी जो है यहाँ पे सम्मिलित है जिसको हम कहते हैं अवतार पोर्टल। ध्यान रखिएगा, अवतार पोर्टल। अवतार पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रम या महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं के करियर निर्माण में योगदान देता है। तो अवतार पोर्टल भी इससे क्या है, संबंधित है और ये संबद्ध रूप से काम यहाँ पर किया जा रहा है गूगल द्वारा। क्लियर? अवतार पोर्टल भी इसमें समान रूप से संबद्ध है। आइए 14वां प्रश्न है आपका। हाल ही में जारी हुई विषयवार QS वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार दुनिया भर के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल भारतीय संस्थान कौन से हैं? देखिए ये रैंकिंग हर वर्ष आती है, पिछली वर्ष भी आई थी। आपसे पूछा गया है कि इस बार जो रैंकिंग आई है उसमें दुनिया भर के जो मतलब शीर्ष 50 इंजीनियरिंग कॉलेज में उसमें कौन शामिल है? IIT कानपुर 50 में पूछा गया है आपसे, 50 में। IIT कानपुर एवं IIT हैदराबाद, IIT इंदौर, IIT जोधपुर, IIT पटना, IIT गांधीनगर, तो इन तीनों में से कोई भी शामिल नहीं है, है ना? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब मैं आपको ये बता दूं कि शामिल इसमें कौन कौन है। IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। इसमें IIT बॉम्बे शामिल है जिसका स्थान 44वां है और IIT दिल्ली शामिल है इसमें जिसका स्थान 47वां है। IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली शामिल है और 100 में
5 भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल हैं, 50 में 2 और 100 में 5 शामिल हैं। क्लियर है? तो आईआईटी बॉम्बे, और तो इनमें से कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये तीनों ही किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 प्रदान किया गया, है ना? तो पीवी सिंधु को किया गया। पीवी सिंधु को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर जो है किया गया, और यहीं पर पीटी ऊषा को, पीटी ऊषा जो भारतीय धावक हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। आइए, काफी दिनों के बाद आपसे जुड़ के मैं बहुत प्रसन्न हूं। जैसे कि मैं कह रहा हूं, 3 से 7 जनवरी 2021 के मध्य, 2020 नहीं 21, 2020 के तो लगभग सारे आयोजन अब निरस्त कर दिए गए हैं जो सामूहिक रूप से होने थे। तो 2021 की मैं बात कर रहा हूं। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया जाएगा? 16वें प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए, इसका आयोजन किया जाएगा डी, पुणे महाराष्ट्र में। अगर राज्य पूछा जाए तो किस राज्य में? महाराष्ट्र में और पुणे में, है ना? महाराष्ट्र के पुणे शहर में। तो ये आयोजन तो महाराष्ट्र के पुणे में होगा, और इसका मुख्य जो विषय है वो विषय क्या है? हाँ, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसका प्रमुख विषय है। आइए 17वां प्रश्न, हाल ही में 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? ठीक है, पेरिस, न्यूयॉर्क, म्यूनिख जर्मनी और बीजिंग चीन। तो इसका सही उत्तर होगा म्यूनिख जर्मनी। इस समझौते को आप कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार भी आपसे पेपर में भी पूछा जा चुका है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर एक वार्षिक सम्मेलन है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर है। भारत की तरफ से इसका जो प्रतिनिधित्व है वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने किया, है ना? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने किया। तो इसका सही उत्तर होगा सी। 18वां प्रश्न, हाल ही में कौन यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने? आपसे एक बार पूछा गया था कि यूक्रेन की राजधानी कहां है, तो यूक्रेन की राजधानी है कीव, याद रखिएगा, इसका राजधानी क्षेत्र कीव है। नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका जो सही उत्तर आपका है, ये आप चारों विकल्प को पढ़ लीजिए, और इसका जो सही उत्तर आप लोगों का इसका होगा वो है सी, डेनिस सिमहल। डेनिस सिमहल यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री जो है बने। 19वां, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा हुई, है ना? तो देखिए, इसको नोबेल कहते हैं आर्किटेक्ट का, वास्तुकला का नोबेल इसको कहा जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र पे सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ना? यहाँ पे आप पुलित्जर और प्रित्जकर को अलग अलग रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार अलग है, प्रित्जकर पुरस्कार अलग है, इसको आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि ये पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए, यह पुरस्कार डी ऑप्शन आपका सही होगा। यह पुरस्कार याओन फारेल एवं सैली मैकनामारा को मिला। ये आयरलैंड के हैं। ये कहां के हैं? आयरलैंड के हैं। क्लियर? तो डी ऑप्शन यहां पे आपका सही होगा। हाल ही में विश्व बैंक समूह ने कोरोना वायरस से पीड़ित देशों की मदद के लिए कितने अरब डॉलर की आर्थिक सहायता दी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता यहां पे प्रदान की गई। तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि आज आप मुझसे सब लोग फेसबुक पे फॉलो करेंगे। आप प्यारे हैं मेरे, फेसबुक पे आप मुझसे जरूर जुड़िएगा, है ना? और मैंने तरीका भी बीच में बताया है कि कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्लियर? और आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत स्नेह। स्वयं से टाइप करना था तो 20 ही क्वेश्चन आज के रटलों में ले रहे हैं। जब तक एक लॉकडाउन की स्थिति है, हम लोग 20-20, 25-25 क्वेश्चन के कुछ रटलो करेंगे, जिससे दिक्कत ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं नित्य अब आपसे रूबरू होता रहूं, इसी तरह अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से। तो आज घर में ही ये पूरी व्यवस्था कर ली है जिससे आपसे रूबरू अब हो सकता हूं, कोशिश करूंगा पूरी। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, और मुझे जरूर जानकारी दें कि आप कहाँ पे हैं, और एक दूसरे माध्यम से भी मुझसे जुड़ें ताकि कभी आपसे विचारों का आदान प्रदान करना हो, कोई बात, कोई परेशानी अगर आपकी हो तो मैं उसे सुन सकूं, मैं उसे हल कर सकूं। ठीक है? तो आइए हम सभी लोग एक और तरीके से जुड़ते हैं। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना जहां भी रहिएगा अपना ख्याल रखिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, एक और मैं बात कर दूं, मैं नीचे किसी भी कमेंट में एक फेसबुक का अपना लिंक भी डाल दूंगा, मेरे ही नाम से कमेंट होगा तो मैं उसमें लिंक भी डाल दूंगा, नहीं तो आप रवि पी तिवारी करके आराम से जो है मुझे खोज सकते हैं और आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने दिखाया भी है अपने अकाउंट में कैसे आप मुझे देख सकते हैं, खोज सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जहां भी रहें सुरक्षित रहे। मैं ईश्वर से नित्य प्रार्थना करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहें, आपके परिवारजन सुरक्षित रहे। जल्द ही मैं फिर एक बार आपसे रूबरू होऊंगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना है। थैंक यू सो मच।